Assalamu alaikum, dear students, friends and my well wishers. How are you? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में जो है हमारी ये वीडियो जो है आपको इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में किसी न किसी सूरत में ज़रूर जो है वो मदद फराहम कर रही होगी। आज का ये मुख्तलिफ टॉपिक है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज की ये वीडियो जो है इसमें जो मुख्तलिफ क्लिप्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे पहले जो लीग ऑफ नेशन थी उसकी फार्मेशन कैसे हुई, किन हालात के अंदर उसकी फार्मेशन हुई और मौजूदा दौर के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे जो है जो लीग ऑफ नेशन है और जो यूनाइटेड नेशंस है उसका क्या रोल है, उसका किरदार क्या है और रियासतों के बाहमी तल्लुकात को बनाने में, संवारने में और आलमी अमन को बरकरार रखने में ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या किरदार अदा कर रही हैं। और आज के दौर में जो है ख़ास तौर पर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है रियासतें क्यों बैनुल-अक़वामी तंजीमों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्हिसार कर रही हैं। इस सूरत हाल का भी ज़्यादा लेते जाएंगे और साथ मुख्तलिफ जो MCQs हैं उनके ऊपर भी बात होगी। आज की इस वीडियो के अंदर जो MCQs हैं वो बेसिकली MCQs तो नहीं है, उसमें स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट के सामने सिर्फ एक ऑप्शन जो दुरुस्त ऑप्शन है वहीं जवाब जो है वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं जो इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ बाईपोलर सिस्टम, न्यूक्लियर वेपन्स एंड कोल्ड वार आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। यानी इसका मतलब ये है कि बाईपोलर सिस्टम, जो बाईपोलर सिस्टम है, जो वर्ल्ड सिस्टम बाईपोलर होता है, न्यूक्लियर वेपन्स जो एटॉमिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनका जो इस्तेमाल है, उनकी जो डिस्ट्रक्शन है और जो कोल्ड वार है, ये किस दौर की खसूसियात हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद की पैदावार हैं। बाईपोलर सिस्टम एक ऐसा आलमी निज़ाम होता है जिसमें दो सुपर पावर होती हैं और फिर आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही जो है अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम इस्तेमाल किए थे और उसके बाद अमेरिका ने जो है सबसे पहले एटॉमिक वेपन्स हासिल किए और उसके बाद फिर UK, रशिया, फ्रांस और बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने इस दौर के अंदर जो है शमूलियत अख्तियार की और फिर कई मुल्क जो थे वो एटॉमिक वेपन्स बनाने में और न्यूक्लियर पावर बनने में वो कामयाब हो गए। और कोल्ड वार का जो दौर है ये भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अनाउंस्ड हिज फेमस पीस प्रोग्राम known as 14 points to the American Congress on January 8, 1918। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जो लीग ऑफ नेशन कैम हुई और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पे दस्तखत हुए तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का किरदार बड़ा नुमाया है। तो लीग ऑफ नेशन की बुनियाद जो है वो वुडरो विल्सन के 14 नुकात के ऊपर रखी गई है और सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ये जो 14 नुकात थे जो 14 पॉइंट्स ऑफ पीस कहलाते हैं उन्होंने कांग्रेस के सामने, अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके सामने मंजूरी के लिए इन्हें कब पेश किया था। तो वो दुरुस्त जवाब है जनवरी 8, 1918। तो पहले इसको कांग्रेस ने मंजूर किया और फिर जो है वो इन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ और जो लीग ऑफ नेशन जो है उसकी बुनियाद भी इन्हीं 14 नुकात के ऊपर जो है वो रखी गई है। और वुडरो विल्सन के इन्हीं 14 नुकात की वजह से उसका शुमार जो है आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट में होता है क्योंकि वुडरो विल्सन जो है वो जंग के ख़िलाफ़ हैं और वो आलमी तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी तंजीमों की मदद से और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल करना चाहते हैं।
तो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के सियासी मुफ़क्किरीन का वो ग्रोह जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मदद से और मुज़ाकरात के ज़रिए और बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों की मदद से हल करना चाहता है, वो लोग जो हैं वो आइडियलिस्ट कहलाते हैं। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ उनका तल्लुक़ है। तो वुडरो विल्सन जो है बेसिकली एक आइडियलिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स केम इनटू इफेक्ट ऑन। दो चीज़ें इसमें हैं। इससे पहले एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में ये है कि एक है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कब तय पाया, तो वो है 1919 यानी 1919 के अंदर तय पाया था। तो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो 10 जनवरी 1920 को शुरू हुआ। ये 10 जनवरी 1920 को ही लीग ऑफ नेशन की बाकायदा तौर पे बुनियाद रखी गई थी। लीग ऑफ नेशन का क़याम जो है वो 10 जनवरी 1920 को हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे जो इफेक्टिव हुआ, जो मौसर हुआ, जो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ, वो भी 10 जनवरी 1920 है। तो ये दोनों सेम डेट्स हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है, दोबारा इसको समझ लीजिएगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो बेसिकली 1919 में 1919 को तय पा गया था, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद जो है उस वक्त शुरू हुआ जब 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई। और लीग ऑफ नेशन और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो हैं इनको तय करने में अमेरिकन सदर वुडरो विल्सन जो हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार जो था वो अदा किया। द नेक्स्ट क्लिप है द मैनिफेस्टो ऑफ लीग ऑफ नेशंस इज़ कॉल्ड कॉवेनेंट। यानी लीग ऑफ नेशन जो है जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार कायम हुई, उसका जो मंशूर है, उसके जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दे आर कॉल्ड कॉवेनेंट। और मैं इसमें मज़ीद बताता चलूँ कि जो यूएनओ है जो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जिसका क़याम अमल में आया, तो उसका जो मंशूर है डैट इज़ कॉल्ड चार्टर। तो लीग ऑफ नेशन का जो मंशूर है वो कॉवेनेंट कहलाता है और यूएनओ का जो मंशूर है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉवेनेंट वो चार्टर के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। लीग ऑफ नेशन केम इनटू बीइंग ऑन जनवरी 10, 1920। तो लीग ऑफ नेशन जो है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 10 जनवरी 1920 को जो है इसका क़याम अमल में आया। तो कहा जाता है कि हर जंग के बाद बात बहरहाल जो है वो मुज़ाकरात पर ख़त्म होती है और किसी ना किसी ट्रीटी के ऊपर जो है ख़त्म होती है। तो ये देखने में आया कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया और फिर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो यूएनओ का क़याम अमल में आया। तो गोया दुनिया के अंदर जो जंगें होती हैं वो किसी मसले का मुनासिब हल तलाश करने में नाकाम हो जाती हैं और फिर जो है रियासतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बैठना पड़ता है। जर्मनी जॉइंट द लीग, यहाँ लीग से मुराद है लीग ऑफ नेशंस। जर्मनी जॉइंट द लीग ऑफ नेशन एज परमानेंट मेंबर इन 1926 एंड रशिया जॉइंट इन 1934। तो ये जो लीग ऑफ नेशन है ये अपने क़याम के फ़ौरन बाद जो है ये नाकामी की तरफ चल पड़ी थी। उसकी नाकामी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अमेरिका ने ही सर अंजाम दिया। तो एक तरफ अमेरिका जो है उसने लीग ऑफ नेशन के क़याम के अंदर मरकज़ी किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका बज़ाते ख़ुद जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना था। तो अमेरिकन आइन के मुताबिक अमेरिकन सदर जो भी किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई मुआहदा करता है, कोई ट्रीटी करता है, कोई लेन देन करता है, चाहे वो फ़ौजी हो या मुआशी हो या सियासी हो, तो बाद में सेनेट जो है वहाँ से उसकी तस्दीक करवाना पड़ती है। तो जब ये मामला जो था अमेरिकन सेनेट के सामने पेश किया गया तो अमेरिकन सेनेट ने इसकी तस्दीक नहीं की थी, तस्दीक करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि अमेरिका बज़ाते ख़ुद लीग ऑफ नेशन का मेंबर ना बना। और फिर जो दूसरी उस वक्त बड़ी ताकतें थी जैसे जर्मनी है, तो लीग ऑफ नेशन तो 1920 में कायम हो गई थी, लेकिन ये 1926 में जाकर जो है
ये इसका परमानेंट मेंबर बना। और रशिया जो है वो 1934 में जाकर जो है वो लीग ऑफ नेशन का परमानेंट मेंबर बना था। आप देखते हैं कि 1939 में फिर दूसरी आलमगीर जंग जो थी वो शुरू होगी। गोया जो बड़ी ताकतें थीं वो लीग ऑफ नेशन के साथ कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थी। यही वजह है कि लीग ऑफ नेशन अपने क़याम के फ़ौरन बाद जो है उसको मुश्किलात का सामना जो था वो करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आमतौर पे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, तो उसका जो क़याम है दूसरी जंग अज़ीम के बाद ऑन अक्टूबर 24, 1945 को जो था वो अमल में आया। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इलीगल चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार? लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो है उसके बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जाते हैं कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड एज इलीगल चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि लीग ऑफ नेशन जो है इसे पहली जंग अज़ीम का नाजायज़ बच्चा जो है वो कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि लीग ऑफ नेशन का जब क़याम अमल में आया तो जो इत्तेहादी ताकतें थीं, जो अलाइड पावर्स थीं, उन्होंने जो एक्सिस पावर्स थी जर्मनी और उसके जो 7 मुमालिक थे उनके साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक किया, बड़ा ज़ालिमाना रवैया अख्तियार किया और फिर अपनी मर्ज़ी इसके मुताबिक जो है उन्होंने लीग ऑफ नेशन कैम की। और लीग ऑफ नेशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो इसका कॉवनेंट था, उसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी के उसूल ज़वाब जो थे वे शामिल कर लिए। इसलिए इसको दुनिया के अंदर अच्छी नज़र से नहीं देखा गया और उसको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। तो बाज़ लोगों ने जो है इसको एज ए चाइल्ड ऑफ इलीगल चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम भी दिया है। द नेक्स्ट क्लिप है विच कंट्रीज हैव परमानेंट सीट्स इन सिक्योरिटी काउंसिल? देयर आर 5 members which have permanent seats in Security Council: USA, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूएनओ का दूसरा बुनियादी इदारा है और इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। जो 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं वो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, जबकि ये जो 5 मालिक हैं इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, तो ये इसके परमानेंट मेंबर हैं और इन्हें वीटो पावर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लिप है हु अपॉइंटेड द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल? तो यूएनओ का जो सरबराह है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सेक्रेटरी जनरल है, जो यूएनओ का सरबराह है, उसकी जो तकर्री है वो जनरल असम्बली करती है सलामती कौंसिल की सिफारिश पर। तो सलामती कौंसिल जो है, जो सिक्योरिटी कौंसिल है, वो उसका नाम रिकमेंड करती है और उसके बाद जनरल असम्बली जो है वो उसका जो इलेक्शन है या उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको फाइनल करती है। ये ज़हन में रखिएगा कि जनरल असम्बली जो है वो यूएनओ का पहला और सबसे बड़ा बुनियादी इदारा है और यूएनओ का दूसरा इंतहाई अहम और बाअसर इदारा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूएनओ के 6 बुनियादी इदारे हैं, जिसमें पहला जनरल असम्बली है और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। नेक्स्ट क्लिप है सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। तो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका जो इंतखाब है वो 5 साल के लिए किया जाता है। 5 साल की टर्म पूरी करने के बाद वो दूसरी बार भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल होता है और वो दूसरी बार भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर जो है वो फायज हो सकता है। द टोटल नंबर ऑफ रीजनल मेंबर्स ऑफ यूएनए वाज, द करेक्ट ऑप्शन इज 51 मेंबर्स। यूएनओ जो है जिसका क़याम ऑन अक्टूबर 24, 1945 को अमल में आया था, तो उसके 2 तरह के मेंबर्स हैं। एक उसके रीजनल मेंबर्स कहलाते हैं। रीजनल मेंबर्स से मुराद वो मेंबर्स हैं
जिन्होंने यूएनओ का जो बुनियादी मंशूर है, जब यूएनओ का क़याम अमल में आया तो उसके मैनिफेस्टो के ऊपर और उसका जो चार्टर था उसके ऊपर दस्तखत किए थे। यानी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर जो है जिन ममालिक ने दस्तखत किए, तो वो ममालिक जो हैं वो इसके ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं, वो बेसिक मेंबर्स कहलाते हैं, और उनकी तादाद है 51 मेंबर्स हैं। उसमें एक और बात जो है मैं इससे रेलिवेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है, जिसके ऊपर उस वक़्त बरतानिया की हुकूमत थी और एज ए कॉलोनी जो है वो हिंदुस्तान जो है वो काम कर रहा था। तो जब यूएनओ का क़याम अमल में आया तो हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान ने भी इसके बुनियादी चार्टर के ऊपर जो है वो दस्तखत किए थे। और जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के नाम से दो नई रियासतें वजूद में आईं। तो जो भारत है उसकी वही रुकनीयत जो थी, जो उसने यूएनओ के क़याम के वक़्त हासिल कर ली थी, वो रुकनीयत उसकी बहाल रखी गई। जबकि पाकिस्तान जो है उसको नए सिरे से यूएनओ की रुकनीयत जो थी वो हासिल करना पड़ी, और पाकिस्तान ने ऑन सितंबर 30, 1947 को जो है यूएनओ की रुकनीयत जो थी वो हासिल की। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ which states are regarded as regional members of UNA। वही बात जो पहले की जा रही थी उसके ऊपर MCQ है, which states are regarded as regional members of UNO। तो UNO कौन सी रियासतें जो हैं उन्हें UNO के रीजनल मेंबर्स जो है वो शुमार किया जाता है। तो इसका आंसर है which participated in San Francisco Conference and signed earlier declaration on January 1, 1942 and signed the charter of UNO। तो तीन खसूसियात हैं जिन रियासतों ने इन तीन चीज़ों को शमूलियत अख्तियार की और तीनों को रिकगनाइज किया और इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनके ऊपर साइन कर दिए, उनकी तादाद जो है वो 51 है और वो यूएनओ के ओरिजिनल मेंबर जो हैं वो शुमार होती हैं। तो वो कौन सी हैं? जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर शामिल हुए ममालिक। नंबर 2, जिन्होंने जो डिक्लेरेशन था यूएनओ का जो 1942 में तय किया गया था उसके ऊपर दस्तखत किए, और फिर जब यूएनओ का क़याम अमल में आया 1945 में तो उसके चार्टर के ऊपर जिन मुल्कों ने साइन किए, तो वो तमाम ममालिक जो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में इन तीन इवेंट्स के अंदर जो थी शमूलियत अख्तियार की और इसके ऊपर दस्तखत किए, दे आर कंसीडर्ड एज the regional members of UNO। The next statement is the principal organs of UNO are, यानी UNO जो है उसके जो बेसिक या बड़े अदारे जो हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर जनरल असम्बली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड नंबर 6 सेक्रेटेरिएट। तो यूएनओ जो है उसके 6 प्रिंसिपल या बेसिक ऑर्गन्स हैं, जिसमें जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। तो 6 उसके बुनियादी इदारे हैं। इसके अलावा इसके 20 अदारे हैं जिनको स्पेशल एजेंसीज के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो जनरल असम्बली है इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, यानी जनरल असम्बली इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए वर्ल्ड पार्लियामेंट। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है डेट इज़ कंसिडर्ड एज ए वर्ल्ड एग्जेक्टिव। और जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। यानी अगर दुनिया के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम होगी तो जनरल असम्बली उसमें पार्लियामेंट का काम करेगी, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसमें एग्जेक्टिव का किरदार अदा करेगी, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो एक इंटरनेशनल कोर्ट का किरदार अदा करेगी, और जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो पूरी दुनिया का जो है वो प्रेसिडेंट होगा। तो ये आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट की अप्रोच है कि जिनका कहना ये है कि दुनिया के अंदर जो तसादम है, जंग जारी है,
इस जंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम कर दी जाए। वो कहते हैं कि रियासत जो है ये जंगों की माँ है, तो रियासतों के दरमियान जंगें होती हैं, तो अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम हो जाए तो ना रियासत होगी और ना जंगें लड़ी जाएंगी। तो ये उनका एक आइडिया है जो कि एक यूटोपियंस अप्रोच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक तस्वर है, इसको अमली शक्ल नहीं दी जा सकती। मौजूदा जो आलमी रियासती निज़ाम है उसके अंदर रियासत का जो किरदार है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और कोई भी कौम जो है वो या कोई भी रियासत जो है वो अपने स्टेटस से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। द नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ ICJ. ICJ means International Court of Justice is 15. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जजेस की कुल तादाद जो है वो 15 है। तो मज़ीद इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15 जजेस जो हैं ये मुख्तलिफ़ रियासतों से होते हैं। किसी रियासत से 2 जजेस जो हैं वो उनका चुनाव नहीं किया जाता, तो एक रियासत से एक वक्त में एक जज जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है वो लिया जाता है। हु इज़ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ UNO? सेक्रेटरी जनरल। हु इज़ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ UNO, यानी UNO जो है उसका जो सबसे बड़ा मुंतज़िम आला है जो उसको हेड करता है, उसको प्रिजाइड करता है, वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। ITO, ILO, UNESCO, WHO, FAO, IAEO, IBRD and IMF are specialized agencies of UNO. UNO के 2 तरह के अदारे हैं, एक उसके रीजनल अदारे हैं जो बेसिक ऑर्गन्स कहलाते हैं, और दूसरे उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो उसके मखसूस अदारे हैं। तो 6 उसके ओरिजिनल अदारे हैं जिसमें जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। तो ये 6 उसके बेसिक अदारे हैं। इसके अलावा 20 जो हैं उसकी स्पेशल एजेंसीज़ हैं, जिसमें से चंद एक ये हैं: ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF के नाम से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि हर साल जो है हमें IMF का एक इंजेक्शन जो है वो लगता है, और बाकी जो एजेंसीज उसकी हैं उसको हम जाने या ना जाने, IMF से हमें बड़ी मोहब्बत है और IMF को हमसे बड़ी मोहब्बत है। तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब क्या हैं? ये UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ UNO। UNO जो है उसके क़याम का मकसद क्या था? इसका आंसर है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ समझें आप कि जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लीग ऑफ नेशन कायम हुई उसका बुनियादी मकसद था दूसरी आलमगीर जंग को रोकना। तो दूसरी आलमगीर जंग फिर शुरू हुई। इसका मतलब है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो अपने मकसद को, अपने पर्पस को अचीव करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। दूसरी तरफ जब UNO का क़याम अमल में लाया गया तो इसका भी बुनियादी मकसद है तीसरी आलमगीर जंग को रोकना, दुनिया के अंदर अमन और सिक्योरिटी को जो है बहाल रखना। तो UNO को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन एक बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि अगर आज दुनिया के अंदर अभी तक तीसरी आलमगीर जंग नहीं हुई तो इसका क्रेडिट जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो हमें UNO को देना चाहिए। उसकी बहुत सारी खिदमात भी हैं, बहुत सारे तनाज़ात को हल करने में इसने अपना किरदार भी अदा किया है, लेकिन बहुत सारे तनाज़ात ऐसे भी हैं जो अभी UNO के एजेंडे पर हैं, लेकिन UNO जो है उनको हल करने में नाकाम भी हुआ है। लेकिन बहरहाल जो उसका जो बुनियादी मकसद था
तीसरी आलमगीर जंग को रोकना, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब है। द नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UNO comprises of 54 मेंबर्स। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, जो UNO के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, जो 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं, उसमें से तीसरा है। पहला है जनरल असम्बली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल और तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 54। द नेक्स्ट है द अपेक्स बॉडी ऑफ UNO इज कॉल्ड जनरल असम्बली। यानी UNO के जो सबसे बड़ा दायरा है, वो UNO का जो सबसे बड़ा दायरा है, द अपेक्स बॉडी ऑफ UNO इज जनरल असम्बली। तमाम मालिक जो UNO के मेंबर होते हैं वो बेसिकली जनरल असम्बली के ही मेंबर होते हैं। जनरल असम्बली की रुकनीत हासिल करने का मतलब है UNO की रुकनीत हासिल करना, और UNO की रुकनीत हासिल करने का मतलब ये है जनरल असम्बली की रुकनीत हासिल करना। तो मैं इसमें मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ कि हर मुल्क जो है वो जनरल असम्बली के अंदर अपने 5 नुमाइंदे जो है वो भेज सकता है, लेकिन जब वोटिंग होती है किसी इशू के ऊपर, किसी मसले के ऊपर, तो वोट जो है हर रियासत एक जो है वो वोट जो है वो कास्ट करती है। यानी 5 मेंबर भेजे जाते हैं जनरल असम्बली के अंदर, हर रियासत के 5 मेंबर्स बैठते हैं, लेकिन जब वोटिंग होगी तो वो पाँचों मेंबर मुश्तरका तौर पे अपनी स्टेट के नाम पर एक वोट कास्ट करेंगे। यानी वहाँ पे 1 स्टेट 1 वोट का उसूल राज है, लेकिन वहाँ जो नुमाइंदगी है वो हर रियासत की तरफ से 5 जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे अपनी रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। All the members of UNO are the members of which basic organ of UNO? जनरल असम्बली। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि जितने भी UNO के मेंबर मालिक होते हैं वो बेसिकली जनरल असम्बली की रुकनीत हासिल करते हैं। UNO की रुकनीत हासिल करने के लिए उन्हें जनरल असम्बली की रुकनीत हासिल करना पड़ती है, और जनरल असम्बली की रुकनीत का मतलब है कि उन्होंने UNO की रुकनीत जो है वो हासिल कर ली है। द नेक्स्ट MCQ इज each member state of General Assembly can send 5 members but each state has a single vote। ये भी मैं आपको बड़ी तफसील से बताया है कि each member state of General Assembly can send 5 members। जो जनरल असम्बली की जो रुकन रियासतें हैं वो अपने 5 मेंबर जो हैं वो जनरल असम्बली में भेज सकती हैं, बट ईच स्टेट हैज़ ए सिंगल वोट। लेकिन जब वोटिंग होगी तो सिर्फ एक मेंबर जो है वो वोट कास्ट करेगा। Pakistan became the member of UNO on September 30, 1947। तो पाकिस्तान जो है वो 30 सितंबर 1947 को जो है UNO का रुकन बना। और मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया जो है उसकी जो पहली रुकनीत थी, जो एक यूनाइटेड इंडिया ने रुकनीत हासिल की थी बरतानवी दौरे हुकूमत के अंदर, तो इंडिया को वही रुकनीत जो थी उसकी वो रुकनीत बहाल रही, जबकि पाकिस्तान को असर नौ जो है UNO की रुकनीत जो थी वो हासिल करना पड़ी। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड वीटो पावर्स। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो लीग ऑफ नेशन है जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार कायम हुई, जिसकी बुनियाद जो है ट्रू विल्सन के 14 नुकात पर रखी गई थी, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो 2 लैंग्वेज थी, एक है फ्रेंच और दूसरी है इंग्लिश। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO आर अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। जो लीग ऑफ नेशन है जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार कायम हुई उसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, जबकि UNO जो है जो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है जिसका क़याम अमल में आया, तो उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं
वो उनकी तादाद जो है वो 6 है। जैसे अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 ज़बानें जो हैं इन्हें यूएनओ की ऑफिशियल ज़बान का दर्जा हासिल है। तो इसका मतलब ये होता है कि यूएनओ की जितनी भी कार्रवाई होती है, जो प्रोसीडिंग्स इसकी होती हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो सब जो हैं वो इन 6 ज़बानों के अंदर जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। द नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द नेम ऑफ यूएनओ, यानी जब यूएनओ का क़याम अमल में लाया जा रहा था, यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के लिए कोशिशें शुरू थी, तो किसने जो है ये नाम प्रपोज किया कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए? तो इसका जवाब है अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार का जो दौर है, इसमें अमेरिका के अंदर जो रूजवेल्ट थे वो अमेरिका के सदर थे, और उन्होंने जो है इस आलमगीर तंजीम के लिए, जिसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी थी, उसके लिए उन्होंने नाम जो था वो तजवीज़ किया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके ऊपर जो था वो इत्तेफाक हुआ। यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट became the member of UNA on October 24, 1945। तो ये जो सारे मुल्क हैं ये बेसिकली इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं, और 51 ओरिजिनल मेंबर्स इसके हैं, और उनमें से चंद एक के मैंने नाम जो हैं जी, इसका फार्मूला एक आप ज़हन में रखिएगा कि जो बड़ी ताकतें हैं, जैसा अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि यूएसए जो है उसने कब यूएनओ की रुकनीत हासिल की, यूएसएसआर ने, यूके, फ्रांस, तुर्की, ये सारे जो मुल्क हैं, इसके अलावा कोई भी आ सकता है आपको। तो जो बेसिक थे, जो उन्होंने जो है वो उसके चार्टर के ऊपर साइन कर दिए थे। तो बहुत सारे मालिक जो हैं उन्होंने 24 अक्टूबर को जो है उसकी रुकनीत जो थी, जो मेंबरशिप थी यूएनओ की, वो हासिल कर ली थी जी। इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ मोहम्मद नवाज वडैच, और आपके लिए ये वीडियो का सिलसिला जो है वो जारी है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो है। आई थिंक ये हमारी 9th वीडियो है, और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी मवाद जो है वो आप तक पहुँच चुका है, और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में जो मेरी कोशिश थी, या जिस तरह मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप तक चीज़ों को कन्वे कर दिया जाए, ताकि आईआर को समझने में और उसके मतलब जो बुनियादी मालूमात हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, और आपको मुताला करने में, इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है वो आसानी रहे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम नई चीज़ें जो हैं शुरू करेंगे। आई थिंक वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के ऊपर कुछ काम हम कर चुके हैं, और मज़ीद जो है कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ दोस्त जो हैं, जो वेल विशर्स हैं, उनका कहना यह है कि हेगल और कार्ल मार्क्स जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हेगल के ऊपर होगी, और उसके बाद कार्ल मार्क्स। तो हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं और स्टूडेंट भी हमारे हैं, एजाज़ खान जो हैं, उन्होंने स्पेशली जो है इस बात का शिकवा किया कि ऑडियो का सिलसिला जारी है, वीडियो नहीं है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो भी होगी। और उन्हीं की जो डिमांड है कि हेगल के ऊपर जो है वो लेक्चर हो, और कार्ल मार्क्स के ऊपर हो, या और कुछ नाम उन्होंने बताए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वहाँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के ऊपर काम करेंगे, और फिर जैसे जैसे आप गाइड करते रहेंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ये यूट्यूब का चैनल जो है वो रमदमा रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।